हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी, एक बार फिर से आप सबके सामने हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड भाग फ्लूइड डायनामिक्स में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तक कर लिया था। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे नाम से जाना जाता है बर्नौलीज इक्वेशन, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड किसी पाइप में या किसी ट्यूब में से होकर फ्लो करता है तो उसमें कितने टाइप की एनर्जी रहती है, और वो जो एनर्जी है उसका रिलेशन बर्नौलीज इक्वेशन से क्या है, वो सबसे बारीकी अपन बात करेंगे। तो अब टुडेज टॉपिक इज बर्नौलीज इक्वेशन। और उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एनर्जी इन ए फ्लूइड। एक फ्लूइड में कितने टाइप की एनर्जीज होती है? तो फर्स्ट टाइप की जो एनर्जी है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी पजेस्ड बाय द फ्लूइड ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी फ्लूइड के मोशन की वजह से उसके अंदर जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसे क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? द एनर्जी ड्यू टू द motion of the fluid is kinetic energy of the fluid। एनर्जी ऑफ फ्लूइड। तो एक फ्लूइड के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी वजह से? फ्लूइड मोशन की वजह से, और उसे ही बोला जाता है फ्लूइड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। दूसरे टाइप की जो एनर्जी है वो एनर्जी है आपकी क्या? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है क्या? हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। v इज स्पीड, m इज मास एंड हाफ इज हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है 1/2 mv²। अब हमें फ्लूइड में एक बात ध्यान रखना, दिस इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी। और इन फ्लूइड हमें काइनेटिक एनर्जी से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसे कैसे लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। और काइनेटिक एनर्जी जब डिवाइड बाय आप वॉल्यूम करोगे तो क्या आएगा? हाफ mv² डिवाइड बाय वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम में क्या होता है? डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसे हाफ ρ v²। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को लिखने का तरीका क्या होता है? हाफ ρ v²। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यही इंपॉर्टेंट होती है जब अपन किसकी बात करते हैं? फ्लूइड की। क्लियर? चलो, ये तो हुई हमारे फर्स्ट टाइप की एनर्जी। तो एनर्जी पजेस्ड और एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस तरीके से लिखा जाता है? हाफ ρ v²। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टाइप की जो एनर्जी है वो एनर्जी आपकी बताओ कौन सी एनर्जी होती है? वैसे भी सारा अंतर पोटेंशियल एनर्जी। तो सेकंड टाइप की एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा था आपने? द एनर्जी ड्यू टू द स्पेशल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की किसी स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसे क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। वही सेम सिचुएशन फ्लूइड्स में भी है। जैसे मान लो एक इस तरीके का पाइप है और इसमें फ्लूइड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो जब अपन बात करेंगे कि कोई पर्टिकुलर इतने वॉल्यूम की बात करें अपन, इतने वॉल्यूम की, ये मान लो कि इतने से पार्ट की बात करें, इतने पार्ट ऑफ किसकी बात करिए अपन ने? वॉल्यूम।
इसका मान लो डेल्टा एम मास है। कितना मास है? डेल्टा एम। तो ग्राउंड से या किसी भी डेटम पॉइंट, देखो रेफरेंस पॉइंट को डेटम पॉइंट भी बोला जाता है, तो इसे डेटम बोल दो आप, DATUM। और डेटम का मतलब क्या होता है? DATUM। डेटम का मतलब क्या होता है? एनी बेस और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से अगर मान लो इसकी हाइट कितनी है? h, तो इसमें जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, उसे कैसे लिखोगे? U इक्वल टू, विद रेस्पेक्ट टू डेटम, U इक्वल टू डेल्टा एम जी एंड एच। अब अभी मैंने बोला कि आपको पोटेंशियल एनर्जी से मतलब होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब होगा फ्लूइड्स में, तो हमें मतलब होगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखोगे? डेल्टा एम जी एच। इसमें अगर आप बी से डिवाइड कर दो तो मास अपॉन वॉल्यूम में क्या होता है? डेंसिटी। और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आ जाएगा? रो जी एच। रिमेंबर दिस। तो पोटेंशियल एनर्जी, द energy due to the position of fluid with respect to the datum। और datum का मतलब क्या है? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस बेस बोल दो या रेफरेंस पॉइंट बोल दो। किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में या किसी डेटम के रेस्पेक्ट में जितना फ्लूइड का क्या होगा? पोजीशन, जितना हाइट पर वो होगा, उसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? डेल्टा एम जी एच। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है तो क्या लिखोगे? रो जी एच। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी। क्लियर? अच्छा, थर्ड टाइप की जो एनर्जी है उसे क्या लिखेंगे? मिटा दूं? चलो, थर्ड टाइप की जो एनर्जी है उसे क्या लिखेंगे? थर्ड टाइप की जो एनर्जी है उसे लिखेंगे अपन प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी। तो थर्ड टाइप की एनर्जी है वो क्या है? प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी बनती कैसे है? प्रेशर एनर्जी बनने के पीछे लॉजिक यह है कि सपोज एक पाइप है और ये पाइप हमने लिया और यहां का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है सपोज A2 और यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया है A1। इस पॉइंट पर प्रेशर लग रहा है P1 और इस पॉइंट पर प्रेशर लग रहा है कितना? P। ये पाइप बहुत बड़ा है। तो बेटा अगर मान लो कि यहां से डेल्टा V वॉल्यूम फ्लो हुआ, कितना? डेल्टा V। तो इस जगह से भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है कि अगर यहां से डेल्टा V फ्लो हुआ तो यहां से भी डेल्टा V फ्लो होना चाहिए। क्लियर? वेलोसिटी अलग अलग होगी लेकिन यहां से भी कितना फ्लो होना चाहिए? डेल्टा V। और अगर डेल्टा V वॉल्यूम फ्लो हुआ, कितना? डेल्टा V वॉल्यूम फ्लो हुआ, तो डेल्टा V वॉल्यूम फ्लो हुआ तो यहां से भी कितना फ्लो हुआ? डेल्टा V। इसका मतलब यहां से P1 ने उस डेल्टा V को क्या दिया? धक्का। क्या दिया? धक्का। और आपको बखूबी पता होना चाहिए कि जब आप बात करते हो प्रेशर की तो प्रेशर क्या कर रहा है? इस वाले जो डेल्टा V वॉल्यूम है, जो यहां से निकल रहा है डेल्टा V वॉल्यूम इस क्रॉस सेक्शन से, उसे क्या कर रहा है? पुश। क्या कर रहा है? पुश। तो वो क्या बोलोगे आप कि अगर इसे धक्का दे रहा है तो इसका मतलब इस वाले वॉल्यूम पर क्या कर रहा है? वो वर्क। क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स मतलब क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो अल्टीमेटली इस प्रेशर ने इसे धक्का दिया, इसका मतलब इस प्रेशर ने क्या किया? वर्क। इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स आया उस फोर्स ने क्या किया? वर्क। और इसने उल्टी डायरेक्शन से वर्क किया क्योंकि इधर जाना जा रहा था और इधर से प्रेशर इधर लग रहा था। इसका मतलब प्रेशर एनर्जी जो बनती है वो बनती है किसकी वजह से? वो बनती है सर प्रेशर की वजह से। जो फोर्स आता है वो फोर्स जितना वर्क करता है किस पर? फ्लूइड फ्लो में, किसी पर यूनिट वॉल्यूम में, वही क्या कहलाती है? प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी इज बेसिकली द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो वर्क होता है,
फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो वर्क होता है वही वर्क क्या कहलाती है? प्रेशर एनर्जी, क्योंकि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। और इसे लिखने का तरीका W इक्वल टू क्या लिखोगे? प्रेशर इनटू एरिया, ये तो क्या हो गया? फोर्स इनटू, मान लो कि डेल्टा एक्स किसका है तो इनटू डेल्टा एक्स, क्लियर। और W बराबर कितना आ गया? P इंटू ए, ये तो आ गया फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, और बेटा एरिया मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो इसे क्या लिख दोगे? P, भाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम, तो P इंटू डेल्टा V। अब अपन को यही क्या हो जाएगी? प्रेशर एनर्जी, एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी क्यों? क्योंकि ये जो वर्क किया है किसने किया? फ्लूइड प्रेशर। और अब अपन को भी मैंने बोला कि फ्लूइड में अपन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं या फिर एनर्जी देखते हैं? हम देखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे जो हो जाएगा तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी कितना हो जाएगा? P डेल्टा V अपॉन इसी डेल्टा V का भाग दोगे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा? P। तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम वो किसके बराबर होता है? प्रेशर के। जैसे इस जगह पे यदि P1 प्रेशर है तो वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी? P1। इस जगह पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी? P2। क्लियर? नोट करो इसे। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। क्लियर? तो तीनों टाइप की एनर्जी पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ते हैं कि बर्नौली इक्वेशन है क्या। तो टॉपिक डालते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, और बर्नौली इक्वेशन में सबसे पहली बात, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन पहली चीज तो है। फिर दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, द टोटल सम ऑफ all three types of energies कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। इसको अपन बोल देते हैं प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अलोंग a streamline remains constant in an ideal fluid। एक आइडियल फ्लूइड के अंदर किसी स्ट्रीमलाइन के अलोंग जो तीनों टाइप की एनर्जी है उनका सम क्या रहता है? कांस्टेंट। किसने बोला? ये बोला बर्नौली ने। इसको दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम स्ट्रीमलाइन फ्लो के दौरान किसी आइडियल फ्लूइड के किसी पॉइंट पर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। कि मान लो एक पाइप में क्या है? कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्लियर? तो हमने उसका कोई पॉइंट देखा, तो आप ये बोल दो कि इस पॉइंट पर तीनों टाइप की जो एनर्जी है उनका सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब तीनों टाइप की एनर्जी का सम कांस्टेंट रहने का मतलब ये मत बोल देना कि प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट है। नहीं, प्रेशर एनर्जी किसी पॉइंट पर बदल सकती है, काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है और पोटेंशियल एनर्जी बदल सकती है, पर तीनों का सम वो नहीं बदलेगा। ये किसकी बात है? आइडियल फ्लूइड की। और ये किसने सुझाया था? बर्नौली इक्वेशन में। अब इसका ये तो हुआ स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का जो प्रूफ है वो कुछ इस तरीके का है। तो आइए अपन देखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ, उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे बिल्कुल पेशेंस के साथ आप इसे देखना कि ये प्रूफ किस तरीके से करते हैं। तो मान लो कि मैंने एक ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप लिया, और इस पाइप में बहुत लंबा सा पाइप है, मैंने इसका कोई भाग लिया कि मान लो ये भाग लिया मैंने ए और ये भाग लिया मैंने बी, स्मॉल है एंड स्मॉल बी, और इसके बीच में कोई फ्लूइड है।
ये इतना सा फ्लूइड का पार्ट लिया मैंने, ए बी पार्ट, पूरा पार्ट लिया मैंने, ए बी पार्ट, क्लियर। किसी टाइम t बराबर 0 पर, ठीक है, जिस टाइम t बराबर 0 पर मैंने इतना सा पार्ट लिया, कितना, ए बी, ये फ्लो कर रहा है। अब इस पॉइंट पर प्रेशर इधर लग रहा होगा, कितना, P1, और इस वाले पार्ट पर इधर से प्रेशर लग रहा होगा, कितना, P2। मैं इसे यहाँ पे बना रहा हूँ, इधर से प्रेशर लग रहा होगा P2। अब इस भाग की यदि मैं बात करूँ तो इस भाग पर वेलोसिटी है V1, प्रेशर है P1, एरिया है यहाँ का A1 और डेंसिटी है रो। इस जगह पर वेलोसिटी V2, प्रेशर P2, एरिया A2 और डेंसिटी रो। ध्यान से समझना। मान लो डेल्टा टी टाइम के बाद ये वाला सेगमेंट किसका और ये वाला सेगमेंट किसका यहाँ पे आ गया, कितने टाइम बाद, डेल्टा टी टाइम बाद। इस जगह पे V1 से चल रहा है और इस जगह पे V2 से चल रहा है, तो ये किसका, तो ये पूरा का पूरा ये ऐसे हो गया, तो ये खिसक के कितने पे आ गया, ए डैश पर, और ये खिसक के कितना आ गया, बी डैश। तो वही ए बी सेगमेंट है वो किस में बदल गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। अच्छा, जितना ये यहाँ से यहाँ तक चला उतना ही यहाँ से यहाँ तक चला गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, और मान लो कि टाइम ड्यूरेशन हमने डेल्टा टी का लिया, तो यहाँ से ये कितना चला, यहाँ से ये चला सर V1 डेल्टा टी, और यहाँ से ये कितना चला, V2 डेल्टा टी। क्लियर बात, ओके। अच्छा एक बात सुनो, ए बी यहाँ से खिसक कर कितना आ गया, ए डैश बी डैश। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए अपन बोलते ही हैं कि यहाँ से यहाँ तक जितना मास एंटर हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना ही मास निकला होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना वॉल्यूम फ्लो हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना वॉल्यूम फ्लो हुआ होगा। तो आप चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो। मान लो यहाँ से यहाँ तक में डेल्टा m1 मास है, कितना है, डेल्टा m1। तो डेल्टा m1 मास, इसके लिए कितना लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम कितना बोलो, वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यहाँ का एरिया कितना है, A1 इंटू V1 डेल्टा टी, A1 इंटू V1 डेल्टा टी। ये तो डेल्टा m1 हो गया। ऐसे ही डेल्टा m2 क्या होगा, रो A2 V2 डेल्टा टी। What is equation of continuity? Equation of continuity states that, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है कि A1 V1 बराबर A2 V2। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो A1 V1 बराबर A2 V2 है, डेल्टा टी सेम है, रो सेम है, तो डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2 ही तो हुआ। थोड़ा धीरे बोलता हूँ कि A1 V1 बराबर A2 V2, डेल्टा टी दोनों में सेम आ रहा है, डेंसिटी सेम है, तो क्या बोल सकते हो कि डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2। ठीक है साहब, ओके। अब यूं देखना कि मान लीजिए यहां से ये डेल्टा M1 हो गया ना पूरा, ये कितना हो गया डेल्टा M1 इसके बीच में। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, मतलब ये ज्यादा नहीं किसका, यूं नहीं बहुत ज्यादा किसका दिया हो, तो अपन क्या बोल देंगे, यहाँ से ये हाइट कितनी है h1, ये डेटम लाइन आपको पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी डेटम से लिखी जाती है, और इसकी हाइट कितनी है h2, और एक कौन सी लाइन है, डेटम, इसे क्या बोल रहे हैं अपन, डेटम। अभी थोड़ी देर पहले मैं तो बोला था रेफरेंस पॉइंट, डेटम। क्लियर, ये पूरी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ओके। ये बातें मैंने इधर लिख दी। अब इस फ्लूइड के लिए हमने डेल्टा m निकाल लिया, सब कुछ निकाल दिया। अच्छा, सेगमेंट हमने क्या लिया था, ए बी, उसको खिसकाया, कितना बदल गया, ए डैश बी डैश। तो इधर से अगर डेल्टा टी टाइम में यहाँ से डेल्टा m मास फ्लो हुआ, तो यहाँ से भी डेल्टा m मास फ्लो हुआ, और ए डैश बी, ये तो दोनों के लिए कॉमन हो गया ना भाई। हमारा जो पहला था ए बी था, वही खिसक के ए डैश बी डैश हो गया, तो इधर से जितना वॉल्यूम फ्लो हुआ उधर से इतना वॉल्यूम फ्लो हुआ। अब बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब वर्क डन बाय ऑल में कौन कौन है, एक तो ग्रेविटी, एक तो क्या कर रही है, ग्रेविटी, दूसरा प्रेशर,
प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, तो ये, और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन और विस्कस फोर्सेस, क्योंकि हमने आइडियल फ्लूइड बोला है, तो फ्रिक्शन मतलब दो लेयर्स के बीच का विस्कस फोर्स, उसे तो जीरो मान लिया। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या लग रही है, परपेंडिकुलर। भाई यहाँ से फ्लो हो रहा है तो एन इधर लग रहा होगा ऐसे, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन भी कितना हो गया, जीरो, जो कि तो केवल दो ही फोर्सेस बचे, कौन कौन से, वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब वर्क डन बाई फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वर्क कब माना जाता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस हो तभी वर्क बोला जाता है। अब देखो क्या करो, अगर हमने बोला कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया और प्रेशर ने कितना वर्क किया, तो प्रेशर का वर्क P1 का वर्क इधर से और P2 का वर्क, P2 इधर लग रहा है ना, तो P2 का वर्क इधर। हम यहाँ से देख सकते हैं कि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो P1 का वर्क पॉजिटिव, और फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो P2 का वर्क नेगेटिव। तो सबसे पहले अपन सबसे पहला जो निकालते हैं क्या निकालते हैं, वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स, वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स। तो वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स इसे क्या लिखते हैं, वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स बराबर P1 का वर्क प्लस P2 का वर्क, लिख सकते हैं इसे, P1 का वर्क प्लस P2 का वर्क लिख लिया, P1 का वर्क प्लस P2 का वर्क लिख लिया। अब हम एक बात ध्यान रखना, अब ये अपन नॉर्मल वर्क निकाल रहे हैं, फिर उसमें वॉल्यूम का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले वर्क डन बाई प्रेशर बराबर P1 का वर्क। अब ध्यान से देखो, P1 का वर्क, इस जगह पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगा है, यह है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, P1 इंटू ए, और एरिया कितना है यहाँ का, A1, तो क्या लिखोगे, P1 A1, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो, V1 डेल्टा टी, यही तो है, इतना ही तो किसका, तो V1 डेल्टा टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस P2 A2 इंटू V2 डेल्टा टी। ये तो आया वर्क, और वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे निकालोगे तो इसके वॉल्यूम का भाग दे दो और इधर इसके वॉल्यूम का भाग दे दो, इधर का वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो A1 V1 डेल्टा टी, तो इसमें भाग दे दो किसका, P1 A1 V1 डेल्टा टी में किसका, A1 V1 डेल्टा टी का, ऐसे ही इसमें किसका, P2 A2 V2 डेल्टा टी में इधर के किसका, A2 V2 डेल्टा टी का। इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2। ठीक है, ओके, ये तो हुआ वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स। क्लियर बात, ध्यान से देखो आप इसे कि हमने क्या किया, पहले P1 का वर्क निकाला, P1 पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इतना किसका, इधर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इतना किसका, क्योंकि प्रेशर इधर है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो इसका वर्क कितना आ गया, नेगेटिव। ये तो निकाला अपन ने वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, और ये पर यूनिट वॉल्यूम में निकालने के लिए क्या लिख दिया, P1 माइनस P2। आपको वैसे ही पता होना चाहिए, वर्क डन बाय P1 पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के बराबर ही तो आएगा, वर्क डन बाय P2 पर यूनिट वॉल्यूम P2 के बराबर ही आएगा। पहले जब शुरू में मैं पढ़ा रहा था प्रेशर एनर्जी, तब भी मैंने ये बात बता दी। सेकंड केस अपन निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, मिटा दो इस इक्वेशन को, ध्यान दे देना, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 1। अब इसे मिटा रहा हूं मैं, ओके। सेकंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, सेकंड केस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। आपको पता है ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन बराबर नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तो पढ़ा ही है। तो W ग्रेविटी बराबर माइनस डेल्टा U बराबर माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब इनिशियल सेगमेंट कितना था, इनिशियल सेगमेंट तो AB था, फाइनल सेगमेंट A डैश B डैश, यही तो था ना, इनिशियल सेगमेंट AB, और यही तो किसका डेल्टा टी टाइम में A डैश B डैश।
तो क्या लिख दोगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी बराबर कितना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश, क्योंकि फाइनल बाद में आ रहा है, इनिशियल पहले गया है। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी बराबर ए बी को, अब ए बी को क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी यहां से यहां तक है, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश प्लस ए डैश बी। ऐसे ही ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी प्लस बी बी डैश। ध्यान से समझना, ए बी को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अब ए डैश बी डैश में क्या हो जाएगा, ए डैश बी प्लस बी बी डैश, और ये तो दोनों के लिए कॉमन पार्ट आ गया ना, कौन ए डैश बी वाला, तो कैंसिल हो जाएगा, अभी खुद देख लेना। तो फाइनल वाले में क्या लिखोगे, ए डैश बी प्लस बी बी डैश, ए डैश बी प्लस बी बी डैश, इनको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए डैश बी से ये कट जाएगा क्योंकि माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी बराबर कितना हो जाएगा, यू ए डैश माइनस यू बी बी डैश। आप ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डैश वो डेल्टा एम जी एच वन, क्योंकि एच वन हाइट इसकी और इसकी हाइट लगभग सेम चीज है, तो डेल्टा एम मास का ही तो है, थोड़ा सा ही तो मास है, तो क्या लिख दोगे, डेल्टा एम वन जी एच वन माइनस यहाँ से हाइट ये बी बी डैश कितना हो जाएगा, डेल्टा एम टू जी एच टू। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ये तो वर्क डन बाई ग्रेविटी है ना, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम वन जी एच वन माइनस डेल्टा एम टू जी एच टू जी एच टू, इसमें इसके वॉल्यूम का भाग कितना, हाँ ए वन वी वन डेल्टा टी, ए वन वी वन डेल्टा टी, और इसमें इसके वॉल्यूम का ए टू वी टू डेल्टा टी। डेल्टा एम वन की वैल्यू यहाँ से कितनी, रो ए वन वी वन डेल्टा टी, तो देखो रो ए वन वी वन डेल्टा टी लिखोगे डेल्टा एम की जगह, डेल्टा एम वन की जगह, तो ए वन वी वन डेल्टा टी से ऊपर का ए वन वी वन डेल्टा टी बच जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, रो जी एच वन, ऐसे ही इधर क्या बचेगा, रो जी एच टू। आप ये वैल्यू रख के देखो यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या बचा, कितना बोलो, रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू, तो ये अल्टीमेटली बचा क्या, रो जी कॉमन एच वन माइनस एच टू, दोनों का हाइट डिफरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से देखें, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी भाई साहब। अब तीसरा क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आप नोट करो इसे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालने के लिए तीसरा पार्ट, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम में ही निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसके सारे पार्ट्स को निकाल रहे हैं अपन, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फिर इसमें वॉल्यूम का भाग देते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसकी, फाइनल कौन सा सेगमेंट है, ए डैश बी डैश, इनिशियल कौन सा है, ए बी, तो क्या लिखोगे, हाफ काइनेटिक एनर्जी, या इससे पहले तोड़ लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल में ए डैश बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन, ए बी, यही तो किसका है, ए बी तो ए डैश बी डैश में बदला है, ठीक है ना। फिर डेल्टा के ई बराबर, इसको भी तोड़ लो, अब ए डैश बी डैश को तोड़ो, तो ए डैश बी डैश को कैसे तोड़ोगे, ए डैश बी प्लस बी बी डैश, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी प्लस बी बी डैश माइनस ए बी को कैसे तोड़ोगे, ए डैश प्लस ए डैश बी, काइनेटिक एनर्जी ए डैश प्लस ए डैश बी, ए डैश प्लस ए डैश बी। आप इधर से भी देखो,
ए डैश बी से ये ए डैश बी कैंसिल हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो आप इसे देख लो ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश। ध्यान से देखो, बी बी डैश मतलब ये वाला पार्ट, और इसमें मास कितना था? डेल्टा m2, और ए डैश में डेल्टा m1, और यहाँ की वेलोसिटी v1 और यहाँ की वेलोसिटी v2। अगेन ये क्या आ जाएगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ डेल्टा m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m1 v1 स्क्वायर। बेटा इसमें वॉल्यूम का भाग दोगे तो इसमें इसके वॉल्यूम का दे दो, उसमें इसके वॉल्यूम का दे दो। अगेन क्या बचेगा आपके पास? तो ये आपके पास जो वैल्यू बचेगी, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो इसके पास जो आपकी वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो ये डेल्टा m2 की जगह क्या लिखोगे? डेल्टा m2 की जगह जब आप लिखोगे रो a2 v2 डेल्टा t, तो वॉल्यूम का भाग दोगे, वॉल्यूम कितना है? a2 v2 डेल्टा t, a2 v2 डेल्टा t, यहाँ का तो बचेगा तो रो ही ना, तो इधर तो बचेगा रो और इधर भी बचेगा रो। आप वैल्यू रख के देख लो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी पर यूनिट वॉल्यूम में? कितनी आएगी? हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। कुछ नहीं करना, यहाँ पे डेल्टा m2 की वैल्यू रखो, यहाँ पे डेल्टा m1 की रखो, और उसमें इसमें तो इसके वॉल्यूम का भाग दे दो और इसमें इसके वॉल्यूम का भाग दे दो। क्लियर? यहाँ पे मैं स्टेप और लिख देता हूँ, डेल्टा के ई पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा? हाफ डेल्टा m2 की वैल्यू रो a2 v2 डेल्टा t, रो a2 v2 डेल्टा t इंटू v2 स्क्वायर डिवाइड बाई a2 v2 डेल्टा t माइनस हाफ रो a1 v1 डेल्टा t v1 स्क्वायर अपॉन a1 v1 डेल्टा t। इनसे a1 v1 डेल्टा t से a1 v1 डेल्टा t, a2 v2 डेल्टा t से a2 v2 डेल्टा t, बचा तो यही। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। देख लो एक बार इनको ध्यान से। हमने जब यहाँ फाइनल और इनिशियल लिखा ना, तो फाइनल में किसकी लिखी? ए डैश बी डैश, क्योंकि पूरा यही है फाइनल। ये इनिशियल तो क्या था? ए बी पूरा सेगमेंट। लेकिन चूंकि ए डैश बी वाला ये पार्ट दोनों कॉमन आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय और काइनेटिक एनर्जी निकालते समय ये अपने आप कैंसिल भी हो गया, तो बचा केवल इधर इतना और इधर इतना। कभी कभार इसे डायरेक्ट में भी लगा देते हैं, फाइनल एनर्जी हाफ रो v2 स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी हाफ रो v1 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये पूरा ये तरीका है, इस तरीके से निकाल लो। क्लियर? अब इसमें रख दो इसे। जब आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 को लिख रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 की वैल्यूज को वर्क एनर्जी थ्योरम में जब रखोगे, किसमें? वर्क एनर्जी थ्योरम में, हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। समझे कुछ? P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g1। पॉइंट नंबर 1 पे तीनों टाइप की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम वो बराबर होगा किस पर? किस पर? पॉइंट 2 पर तीनों प्रकार की एनर्जी के सम के बराबर हो रही एनर्जी किसमें है? पर यूनिट वॉल्यूम में। आप इसे देखो ध्यान से, फिर मैं इसे मिटा रहा हूं, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब अपन लिख सकते हैं क्या कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का सम किसी भी एक पॉइंट पर हमेशा क्या रहेगा? तो क्या लिखेंगे? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो प्रेशर के बराबर ही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम किसी भी एक पॉइंट पर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और यही क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन। और ये किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पर। तो ऑल 3 टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के अंदर तीनों प्रकार की ऊर्जाएं किसी भी पॉइंट पर क्या रहती है? आप इमेजिन करो, तीनों, मान लो कि कहीं पर प्रेशर एनर्जी कम होगी, कहीं पर प्रेशर एनर्जी कम होगी, तो हो सकता है
कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, और कहीं पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो प्रेशर एनर्जी कम हो, लेकिन तीनों का जो सम है वो किसी भी एक पॉइंट पर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलती है कि फॉर अ फ्लोइंग फ्लूइड, और कौन सा फ्लूइड ले रहे हैं अपन, आइडियल, ध्यान रखना इसमें नॉन विस्कस लिया है, फ्लोइंग फ्लूइड the sum of all three types of energy, कौन कौन सी, प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। आप इसमें अगर पर यूनिट वॉल्यूम भी नहीं लिखोगे ना तब भी चलेगा, लेकिन चूंकि अपन लिक्विड के केस में किसकी बात करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम की, तो इसलिए वो लिखना ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर? तो दिस इज व्हाट अबाउट द बर्नौलीज इक्वेशन, नोट करो इसे। अच्छा, अब ये बर्नौली इक्वेशन के बाद इसके आती है, अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन वो क्या है, तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है पीवी ट्रेड ऑफ, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। क्लियर? मान लो एक हॉरिजॉन्टल पाइप है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, इसका मतलब यहां का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन क्या है, कम। ये A1 और ये A2। अब यहाँ से आपको पता है कि बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहां पर क्या, बाय यूजिंग A1 इज ग्रेटर देन A2, तो फ्लो वेलोसिटी V1 इज लेस देन V2। जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, तो पता है। और एक डेटम्स है, मान लो कि हम ये स्ट्रीम लाइन है, अपन बोलते हैं ना कि हाइट कहां से लेते हैं, हाइट डेटम से ली जाती है, तो सर किसकी, तो आप ये बोल दो कि किसी भी एक स्ट्रीम लाइन की आप हाइट ले लो, ये। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल पाइप दिया हुआ है ना, तो मिडिल स्ट्रीम लाइन ले लो, और मिडिल स्ट्रीम लाइन की हाइट ले लो। तो अगर मिडिल स्ट्रीम लाइन यहाँ से एच हाइट पे है, तो यहाँ से भी तो एच हाइट पे होगी। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी आगे बढ़ने पर क्या, स्ट्रीम लाइन के अलोंग जाने पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही होगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जितनी है उतनी यहाँ पर है। तो फिर किस किस के बीच में अब रिलेशन बचा, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इधर की पोटेंशियल से इधर की पोटेंशियल तो कट जाएगी, बचेगी कौन, प्रेशर प्लस काइनेटिक। अब इस जगह पे चूंकि वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी कम है, तो प्रेशर एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा, तभी तो सम यहाँ के बराबर रहेगा। तो अपन ये पीवी ट्रेड ऑफ क्या बोलता है कि यदि वेलोसिटी V1 इज लेस देन V2, तो क्या बोलोगे, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो जहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मान लो लिख लेते हैं रो GH बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, इससे तो कैंसिल हो गया, बचा यही तो ये जहां पे पोटेंशियल, जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर एनर्जी क्या होगी, कम। और जहां पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तो कम है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अपन निकाल दिया, यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी कम होगी, तो फ्लो वेलोसिटी कम, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक क्या, ज्यादा। तो काइनेटिक कम और काइनेटिक कम, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो ये एक बात ध्यान रख लो आप लोग कि जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पर
वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पर क्या क्या लिख लोगे कि ए ज्यादा, एरिया ज्यादा, मतलब v कम, v मतलब वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी कम मतलब प्रेशर ज्यादा। और इस जगह पर एरिया कम मतलब v ज्यादा, और v ज्यादा मतलब प्रेशर कम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर और यहाँ पे प्रेशर में कौन ज्यादा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इस जगह पे प्रेशर क्या होगा, क्लियर। अच्छा, एक और बात, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ध्यान से समझना इस बात को, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर तो कम होना चाहिए, लेकिन आप तो बोल रहे हो जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे प्रेशर ज्यादा। ये देखो प्रेशर ज्यादा, तो ये बात सत्य है किसके लिए, स्टैटिक फ्लूइड के लिए। P बराबर F अपॉन ये निकालते हैं किसमें, स्टैटिक फ्लूइड में। लेकिन जब आप ये बात करते हो ना, तो ये फ्लूइड डायनेमिक्स की बात है कि जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां का प्रेशर क्या, जहां का एरिया ज्यादा वहां का प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। फिर आप ये फॉर्मूला मत लगा देना है, बहते हुए पानी के लिए या फिर फ्लोइंग फ्लूइड के लिए, फ्लोइंग वाटर के लिए जो वैलिडिटी होती है वो किससे होती है, बर्नौलीज इक्वेशन से। और बर्नौली इक्वेशन पीवी ट्रेड ऑफ में, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ में ये बताती है कि जहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां का प्रेशर भी ज्यादा होगा और वेलोसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि दोनों टाइप की एनर्जी का सम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन नहीं आ रहा तो। ठीक है बात। दूसरी एप्लीकेशन ये पीवी ट्रेड ऑफ, तो ध्यान रख सकते हो, नोट कर लेना इसको। तो पीवी ट्रेड ऑफ क्या बताता है कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is more means pressure is more and velocity is less। इसे ध्यान रख लेना बस। और ये फ्लूइड डायनेमिक्स में है, वैलिड है, यहां से मत निकाल लेना। ये फ्लूइड स्टैटिक्स में एरिया ज्यादा प्रेशर कम, फ्लूइड स्टैटिक्स एरिया ज्यादा प्रेशर ज्यादा, फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर। और इसमें जब आप आगे इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो इसका और भी मतलब समझोगे। बेसिकली P बराबर F अपॉन A, तो यहां पे फोर्स की वजह से प्रेशर नहीं आया, ध्यान रखना, प्रेशर की वजह से फोर्स आया है यहां पे। तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स में वैलिड है, कौन सा, P बराबर F अपॉन A। फ्लूइड डायनेमिक्स में अपन किससे निकालेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन। चलिए सेकेंड एप्लीकेशन, वेंचुरी मीटर। एप्लीकेशन नंबर 2 वेंचुरी मीटर। एप्लीकेशन नंबर 2 वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the flow velocity in a pipe, ठीक है। किसी भी पाइप में वेंचुरीमीटर की सहायता से अपन किसी पॉइंट पर फ्लो वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। वेंचुरीमीटर सेटअप देखना ध्यान से। अब क्या होता है जिसमें फ्लो कर रहा है, हमेशा ध्यान रखो कि अगर हॉरिजॉन्टल सेटअप दिया हुआ है तो जो डेटम लाइन है उस डेटम लाइन से, और हॉरिजॉन्टल दिया हो या ना दिया हो, हमेशा ध्यान एक बात रखो, हमेशा डेटम लाइन से जो आप हाइट मेजर करो ना, तो मिडिल स्ट्रीम लाइन के लिए ना, वो लाइन जो कहां से पास हो रही है, अच्छा स्ट्रीम लाइन फ्लो ही तो है, तो इमेजिनरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ही तो होगी इसके केस में, कर्व तो होगी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट लाइन से तो जो आप हाइट लो नहीं यहाँ से, तो किसकी ले लो, मिडिल वाली, क्लियर। तो ये h हाइट पे है तो ये भी h हाइट पे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी लेवल तो चेंज हो ही नहीं रहा। अब इसमें क्या किया जाता है कि मान लो ये क्रॉस सेक्शन,
ध्यान से सुना, ये क्रॉस सेक्शन ये। तो वेंचुरीमीटर में क्या किया जाता है, इस जगह पे प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी ये सारे कांस्टेंट रहेंगे। ऐसे ही अगर ये पॉइंट लूं तो इस पॉइंट पर भी प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी कांस्टेंट रहेंगे, मतलब इस पर आने वाले सभी पॉइंट पे प्रेशर वगैरह सब सेम रहेगा। अब क्या किया जाता है कि यहाँ पर अच्छा फ्लो एक्स एक्सिस पे हो रहा है, फ्लो किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे फ्लो हो रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फ्लूइड स्टैटिक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपन फ्लूइड स्टैटिक्स के रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मैं इसे हटा रहा हूँ, यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो ही रहा है तो इस जगह पे एक ट्यूब लगा दी जाती है वर्टिकल ऐसे। तो मान लो कि इस जगह पे प्रेशर है कुछ P, तो इसमें वाटर चढ़ जाएगा, ये जो लिक्विड है वो इसमें चढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है ना, तो लिक्विड उतना ही चढ़ेगा जितना यहाँ पे प्रेशर है, याद है ना, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड ऊपर चढ़ जाता है और फिर बॉटम पे प्रेशर बताया जाता है। मान लो कि ये इस वाली लाइन से, मिडिल लाइन से H1 हाइट तक चढ़ा, इसमें भी ऐसे ही कर लिया, इसमें भी वही लगाया सेटअप, किसका, वही ट्यूब लगा दी इस वाले में, इसमें भी फ्लूइड चढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ, अभी अपन ने पीवी ट्रेड ऑफ देखा था किसमें, हॉरिजॉन्टल फ्लो में, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा वहां पे प्रेशर ज्यादा और यहाँ पे प्रेशर कम, तो इसमें हाइट कम होगी, और हाइट कहाँ से लेते हैं, मिडिल वाले से, इसमें H2। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आया हाइट का, इन दोनों में डिफरेंस आया सर कितना, H2 माइनस H1 माइनस H2, क्योंकि ये ज्यादा है ना, कितना डिफरेंस आया, H1 माइनस H2, ठीक है, ये H1 माइनस H2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक लग रहा है और यहाँ पे भी क्या लग रहा है, P एटमॉस्फेरिक। अब अगर मैं इस जगह पे प्रेशर लिखूं, भाई यहाँ पे सब जगह प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे प्रेशर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा बताओ, यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट्स तो सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं, एक लाइन पर आने वाले सभी पॉइंट्स का प्रेशर सेम है, तो इस जगह पे प्रेशर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा तब भी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, इस जगह पे P एटमॉस्फेरिक, P बराबर किसी एक पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा ना, तो इस जगह पे प्रेशर कितना होगा बताओ, P बराबर, इस जगह पे लिख रहा हूं मैं, इस जगह पर प्रेशर क्या लिखोगे, P बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H1, ये P1 मान लें इस जगह को, ये P1। ऐसे इस जगह पे प्रेशर जो लिखोगे वो कितना लिखोगे, P बराबर कितना, P बराबर लिखोगे P2 बराबर P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H2, लिख लिया। और दोनों में जो डिफरेंस लिखोगे वो क्या लिखोगे, P1 माइनस P2 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो देखो इसमें से ये कट जाएगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा, रो जी H1 माइनस रो जी H2, ये किसकी वैल्यू आ गई, P1 माइनस P2 की। प्रेशर डिफरेंस आ गया, और प्रेशर ये डिफरेंस यदि पता चल जाए तो हम इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, और वैसे भी आपको पता है ना प्रेशर डिफरेंस रो जी H के बराबर, जहां पे H बराबर उन दोनों लेवल्स का डिफरेंस। ओके, अब देखो, अच्छा एक और बात देखना, यहाँ पे हमने यहाँ का प्रेशर लिखा है, ठीक है, क्योंकि किसी आपको स्टेडी फ्लो और स्टेडी फ्लो में किसी भी एक गिवन पॉइंट का प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं होता। चलिए सर, अगर ये पता चल गया, ये लेवल पता चल गया, तो इन दोनों का हमें क्या पता चल गया, प्रेशर डिफरेंस। अब अगर प्रेशर डिफरेंस पता चल गया तो वी कैन यूज बर्नौलीज इक्वेशन। हमें क्या निकालनी है, फ्लो वेलोसिटी, तो वी कैन यूज बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या बताती है, A1V1 बराबर A2V2, A1V1 बराबर A2V2, ये सॉरी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगेन बर्नौली इक्वेशन क्या बताएगी, बर्नौलीज इक्वेशन क्या बताएगी, बर्नौलीज इक्वेशन बताएगी आपकी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों की जगह सेम ही है तो कट ही जाएगी, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अगेन P1 माइनस P2 बराबर कितना, इसको उधर ले जाए तो कितना आ जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अगेन इस जगह से वैल्यू अगर यहाँ पे रख दी जाए तो कितनी बचेगी, रो जी
H1 माइनस H2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो गया, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये वैल्यू बची आपके पास। अच्छा, यहाँ से V2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? V2 की वैल्यू लिख सकते हैं सर, V2 बराबर लिखा जा सकता है कितना? V2 बराबर आ जाएगा यहाँ पे A1 बटा A2 इंटू V1। इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दें, इस वैल्यू को यहाँ पे डालोगे तो कितना बचेगा? रो से तो रो कैंसिल ही हो गया था, यहाँ पे बचा G H1 माइनस H2 बराबर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो यहाँ पे कितना बचा V2 की जगह? A1 बाई A2 का होल स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो इसकी जगह रखोगे तो A1 बाई A2 इंटू V1 का होल स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इन दोनों में से V1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, V1 स्क्वायर कॉमन आएगा तो मैं ऊपर लिख रहा हूं इसे, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने, इसे नोट कर लेना, फ्लो वेलोसिटी निकाल दी हमने अल्टीमेटली। जब आप इसे नोट, यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन आया तो V1 स्क्वायर बराबर कितना आया? 2G H1 माइनस H2 अपॉन क्या आ जाएगा? A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर माइनस 1, और जब V1 लिखा लोगे तो इसका क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ये आपके पास जैसे ही V1 आई तो फ्लो वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? फ्लो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? फ्लो वेलोसिटी होती है dV बाई dt, वॉल्यूम फ्लो रेट वो क्या होती है? A इंटू V, और यहाँ के लिए अगर मुझे V1 पता है तो क्या हो जाएगा? A1 V1। तो A1 V1 फ्लो वेलोसिटी इस जगह पर कितनी हो जाएगी? A1 V1, तो फ्लो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसको A1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? A1 और V1 की वैल्यू ये रही, कितना आया? 2G H1 माइनस H2 अपॉन A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आप चाहो, अगर आपको V1 पता चल गया तो यहाँ से V2 भी पता चल जाएगा, और V2 पता चल जाएगा तो V2 पता चलने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? A2 V2। तो ये जो V2 आएगा, इस V2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? तो दिस इज द बेसिक वेंचुरीमीटर सेटअप। तो वेंचुरीमीटर से अपन क्या करते हैं? फ्लो वेलोसिटी मेजर करते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो हम बोलते हैं ना कि सर हाइट कहाँ से मेजर करें, तो हाइट मिडिल स्ट्रीम लाइन से मेजर करना। ये जो लाइन है ना, ये स्ट्रीम लाइन को बता रही है, किसको? फ्लो को, आइडियल फ्लूइड के फ्लो को बता रही है, और वहीं से आप सारी डिस्टेंसेस को मेजर करें। ठीक है? तीसरी एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि कभी कभार हमारे छत के तेज हवाएं वगैरह आती है तो हमारी छत के चादर वगैरह उड़ जाता है। तीसरी एप्लीकेशन में कभी कभार क्या होता है कि जब हवाएं वगैरह तेज चलती है तो घरों के ऊपर रखे हुए शेड वगैरह उड़ जाते हैं, टीन शेड वगैरह ये उड़ जाते हैं। वो क्यों? देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये मान लो वो टीन शेड है, तो इसके नीचे से कमरे के अंदर से प्रेशर लग रहा है कुछ P1, ऊपर से फ्लो इस तरीके से हो रहा है, यूं देखो, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा है इसका मतलब प्रेशर कम। अभी बात की थी अपन, वेलोसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर कम, तो ऊपर का प्रेशर कम और नीचे का प्रेशर ज्यादा, इसे P2 बोल देते हैं। तो P2 इज लेस देन P1, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? ऊपर, और ऊपर आते हैं चादर ऊपर हट जाएगा और ये आगे चला जाएगा। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है? चौथी एप्लीकेशन में यहाँ पे डाल सकते हो आप लिफ्ट ऑफ रूफ, छत का उड़ जाना, या मेटल रूफ बोल दो इसे, मेटल रूफ जो टीन शेड वगैरह होता है वो। उसके बाद चौथे में एरोप्लेन लिफ्ट। आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन है ना वो ऊपर उठती जाती है, रनवे पे बहुत तेज दौड़ती है और हाइट लेती जाती है। इसका कारण क्या होता है? कि ये एरोप्लेन है, ध्यान से समझना,
ये एरोप्लेन है मान लो, ठीक है। अब ये एरोप्लेन है तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो इसके विंग्स हैं इनमें एरोफॉइल लगा रहता है, एरोफॉइल होता है ये जो विंग्स हैं। तो नीचे तो ग्रेविटी लग रही है, ऊपर लगता है क्या, लिफ्ट, लिफ्ट फोर्स, प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जैसे जैसे मान लो कि इधर फ्लो हो रहा है कौन, हवाई जहाज, तो एक तो इसका इंजन इसे आगे बढ़ा रहा है और हवा इधर से इस पर डायरेक्ट फोर्स लगा रही होगी, तो इंजन की वजह से इस पर आगे इंजन वर्क, यूं समझ लो इंजन वर्क आगे कर रहा होगा, इसे प्रोपेल कर रहा होगा, प्रोपेलिंग आगे कर रहा होगा कौन, इंजन, और इस पर डायरेक्ट फोर्स, एयर ड्रैग पीछे लग रहा होगा। अब क्या होता है, इन दोनों को छोड़ो, हम बात कर रहे हैं लिफ्ट की। तो क्या होता है कि अगर इन विंग्स की देखें तो विंग्स का जो पार्ट होता है ना, एरोफॉइल इसे बोला जाता है, वो कुछ ऐसा रहता है, एक थोड़ा सा डायग्राम कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे नीचे से फ्लैट, ठीक है, नीचे से कैसा रहता है, फ्लैट, नीचे से फ्लैट, और ऊपर से कर्व्ड इस तरीके से। अब आप ऐसे देखो कि अगर ये इधर जा रहा है तो एयर की जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो इस तरीके से आ रही होंगी, यहाँ ऐसे। अब मान लो कि हवा को इस जगह से इस जगह पर, और नीचे वाली स्ट्रीम लाइन कैसे आ रही होंगी, पैरेलल। ध्यान से समझना, ऊपर वाली को इस जगह से इस जगह तक जाने पर टाइम तो सेम ही लगेगा ना भाई, यहां से यहां तक जितने टाइम में ऊपर वाली जाएंगी, ऊपर वाली एयर पास करेगी इसे, उतने ही टाइम में तो यहां से यहां तक जाना चाहिए। इक्वल टाइम कंसेप्ट यही तो है, ये एयर यहाँ से यहाँ तक जितने समय में जाएगी उतना ही यहाँ से यहाँ तक जाएगी, लेकिन ये सीधी डिस्टेंस है और ये कर्व्ड डिस्टेंस है, तो टाइम ज्यादा कहाँ लगेगा, टाइम तो दोनों जगह सेम लगेगा। तो सेम टाइम में यदि ऊपर होके और नीचे होके जाना है तो ऊपर की डिस्टेंस ज्यादा है और नीचे की डिस्टेंस कम है, इसका मतलब वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए, ज्यादा ऊपर, वेलोसिटी मस्ट बी हायर, ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब प्रेशर कम, बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। और नीचे, नीचे बोलो, नीचे क्या, नीचे क्या होगा, नीचे अगर वेलोसिटी क्या है, कम, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब नीचे से प्रेशर ज्यादा लगेगा, ये P1, और ऊपर से प्रेशर क्या लगेगा, P2 कम, और P2 इज लेस देन P1, तो नेट लिफ्ट किधर लगेगा, ऊपर। क्लियर। ये भी एक किसका आर्ग्यूमेंट है, बर्नौलीज इक्वेशन की सहायता। इसे इक्वल टाइम जो टर्मिनोलॉजी है वो बोला जाता है, इसके इक्वल टाइम का कंसेप्ट दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक इक्वल टाइम में यदि फ्लो करना है तो ऊपर वाली जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि सेम टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाना है तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है, उसी टाइम में जितना नीचे वाले में, तो नीचे की डिस्टेंस कम है तो स्लो चलेगा, ऊपर की डिस्टेंस ज्यादा है तो उसे तेज चलना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ज्यादा मतलब तो प्रेशर क्या होगा, कम। वो अभी अपन ने बोला था कि जहाँ पे सीधा सीधा मतलब प्रेशर कम वेलोसिटी ज्यादा, पीवी ट्रेड ऑफ, ये आपका चौथा ही। तो ये कई सारे, इसके बाद पांचवा इसकी एप्लीकेशन है स्विंग ऑफ द बॉल, स्विंग ऑफ बॉल, इसे बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है उसे भी अपन समझ लेते हैं। तो लिफ्ट ऑफ मेटल रूफ वगैरह ये भी किस कंसेप्ट से, बर्नौलीज इक्वेशन से। एरोप्लेन लिफ्ट वो भी किसके कंसेप्ट से, किसके कंसेप्ट से, बर्नौलीज इक्वेशन से। दीज ऑल आर द एप्लीकेशन, आपको पता होनी चाहिए ये। और इसमें केवल एक ही बात, जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, प्रेशर एनर्जी ज्यादा। स्विंग ऑफ द बॉल, स्विंग ऑफ द बॉल मतलब मान लो कि आपने हवा में बॉल को ऐसे करके फेंका, यूं ही तो फेंकते हैं बॉल को। अब सुनो, यूं, ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, अब एयर इधर से आ रही है, एयर इधर से आएगी तो ध्यान से देखना, एयर इधर से आ रही है ऊपर की, तो इस बॉल के रिलेटिव एयर की वेलोसिटी, ये देखो कि यहां पर इन पॉइंट्स पर नेट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर, क्यों, ये अपोज कर रही है ना एक दूसरे का, और यहां पर एयर ऐसे आ रही है तो यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, जुड़ गई,
तो इधर तो वेलोसिटी इसे क्या कर रही है, सपोर्ट, और इधर क्या कर रही है, अपोज। एयर इसे अपोज कर रहा है और इधर एयर इसे क्या कर रहा है, सपोर्ट। तो यहाँ पे वी नेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। और यहाँ पे वी नेट क्या हो जाएगा, वी नेट घट जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वही यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कम। तो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर प्रेशर P2 अगर इसे बोले और इसे क्या बोले P1, तो कौन ज्यादा है, P2 इज ग्रेटर देन P1। हाँ, P2 इज ग्रेटर देन P1, तो बॉल इस तरीके से स्विंग कर जाती है हवा, और इसे बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट। तो स्विंग ऑफ द बॉल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग मैग्नस इफेक्ट, by using Magnus effect, and that is also the application of Bernoulli's equation. Clear? This is all about the Bernoulli's equation। एक एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है कि स्ट्रीम लाइन के अलोंग किसी भी पॉइंट पर जो नेट क्या थी, नेट एनर्जी का सम है, तीनों प्रकार की एनर्जी का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। आप यहां तक पढ़े, थैंक यू। अदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो सकती है, अदर फॉर्म्स ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन वो क्या हो सकती है, इसे ध्यान से देखो। नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, हाफ डेल्टा m इंटू वी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, प्लस प्रेशर का वर्क डन क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, ये तो हो गया फोर्स, और अगर डेल्टा एक्स इसका, तो उसे क्या लिख दोगे, डेल्टा एक्स, तो ये क्या हो गया आपका प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम जी एच बराबर कांस्टेंट। ये नॉर्मली अपन लिख सकते हैं। अब अगर इसे मैं, अच्छा पर यूनिट वॉल्यूम तो अपन ने देख ही लिया, अगर मैं इसे पर यूनिट मास में लिखना चाहूं, पर यूनिट मास, इसी इक्वेशन में जब आपने वॉल्यूम का भाग दिया था पर यूनिट वॉल्यूम का, तो आपको P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच मिला था। और अगर इसे पर यूनिट मास में लिखा जाए, तो पर यूनिट मास में तो इसमें डेल्टा एम से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा एम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हाफ डेल्टा एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एम प्लस 8 डेल्टा एक्स क्या हो गया, डेल्टा वी, तो P इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एम, ये डेल्टा वी वॉल्यूम है, प्लस डेल्टा एम जी एच अपॉन डेल्टा एम बराबर कितना, कांस्टेंट। इधर भी डेल्टा एम से डिवाइड होगा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, डेल्टा एम तो कांस्टेंट, इससे कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एम क्या होगा भाई, एम बाई वी क्या होता है, डेंसिटी, तो वी बाई एम क्या होगा, 1 अपॉन डेंसिटी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पी अपॉन रो प्लस जी एच बराबर कांस्टेंट। ये कब होगा, जब आप पर यूनिट मास में लिखो, इसमें लिखो पर यूनिट मास, ठीक। अगर सर हम लिखना चाहे किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में, सॉरी पर यूनिट वेट में, पर यूनिट वेट, और वेट मतलब डेल्टा एम जी, तो इसमें डेल्टा एम जी का भाग दो, तो कितना हो जाएगा, हाफ डेल्टा एम इंटू वी स्क्वायर, ये वी स्पीड वाला है, वेलोसिटी वाला, इसमें किससे डिवाइड करो, डेल्टा एम इंटू जी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एम जी, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा एम जी एच अपॉन डेल्टा एम बराबर कितना, कांस्टेंट। डेल्टा एम से डेल्टा एम कैंसिल, डेल्टा एम से डेल्टा एम कैंसिल, क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एम क्या हो गया, 1 अपॉन रो, अभी थोड़ी देर पहले बताया, p अपॉन रो जी प्लस यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा एम जी, जी से जी भी कट गया, यहाँ पे जी आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचा, प्लस एच बराबर कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द अदर फॉर्म। ये तो पर यूनिट मास में, ये पर यूनिट वेट में। और जो टर्म है ना आगे वाली, वी स्क्वायर अपॉन 2g, इसे बोला जाता है वेलोसिटी हेड। क्या बोला जाता है, वेलोसिटी हेड। तो वेलोसिटी हेड किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर अपॉन 2g, पी बाई अपॉन रो जी, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रेशर हेड।
और h इसे बोले जाता है बेटा पोटेंशियल हेड। तो ये पर यूनिट वेट में, ये पर यूनिट मास में, और इससे पहले अपन पर यूनिट क्या देखी थी अपन ने, वॉल्यूम, और वो पर यूनिट वॉल्यूम वाली जो इक्वेशन थी क्या थी, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कॉन्स्टेंट। ऑल थ्री फॉर्म्स यू मस्ट टू नो, आपको याद होनी चाहिए। दिस इज पर यूनिट मास, दिस इज पर यूनिट वेट। और आपको पर यूनिट वेट में जब लिखो तो V स्क्वायर अपॉन 2G क्या होता है, वेलोसिटी हेड, P अपॉन रो जी क्या होता है, प्रेशर हेड, और H क्या होता है, पोटेंशियल हेड। और ये पर यूनिट वॉल्यूम में जब लिखते हैं तो इसे लिखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौलीज इक्वेशन। तो वेंचुरीमीटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, बॉल को स्विंग कराने वाला, कि जब स्विंग करते हैं तो ऊपर वाले में और नीचे वाले की वजह से क्या आ जाता है, प्रेशर डिफरेंस, बॉल स्विंग कर जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है अप टू डाउन या डाउन टू अप, ठीक है ना। उसके और हवाई जहाज ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है, तेज हवा चलने पर हमारे घर के चद्दर वगैरह क्यों उड़ जाते हैं, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी प्रेशर ट्रेड ऑफ है, ये भी अपन को किससे पता लगता है, बर्नौलीज इक्वेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौलीज इक्वेशन। अब नेक्स्ट टर्न पे अपन इससे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इन सबको एक बार रिकॉल करना। थैंक यू।